फ्रेंड्स, मैं मनोज सर, आप सभी का स्वागत है फाउंडर एंड डायरेक्टर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कि नीट, जेई, मेडिकल, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और अदर कंपटीशंस, एसएससी, रेलवे, कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए हमने आप लोग को ऑब्जेक्टिव इस प्लेटफॉर्म से तैयार करवाए। तो अगले वीडियो में हम लोग 10th ऑब्जेक्टिव देखे थे। इसके बाद जो है हम लोग 11th से इस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 11th नंबर ऑब्जेक्टिव। ये 11th नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्या कहता है। तो 11th नंबर कहता है, मेरे बच्चे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, कहता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 एट ए जंक्शन डील्स विथ ए कंजर्वेशन ऑफ। क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस आपसे कहा जा रहा है कि किरचॉफ्स का दो लॉ है, एक पहला है फर्स्ट लॉ और सेकंड है सेकंड लॉ। तो कहता है फर्स्ट लॉ जो है जिसको हम लोग करंट लॉ बोलते हैं वो आपका दिया हुआ है कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, ये किसको डील करता है, किसको एक्सप्लेन करता है, किस पर कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन पर ये आधारित है, वो आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट लॉ आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे थ्योरी में। तो फर्स्ट लॉ जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पर मेरे बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इस पर हमने वीडियो भी अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उस पर जाके आप देख सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ करके हमने उसमें डाले हुए हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है और सेकेंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो पहला है मेरे बच्चे ए में चार्ज, बी में है एनर्जी, सी में है मोमेंटम और डी में है एंगुलर मोमेंटम। ये आपका दिया हुआ है, यानी पहला आंसर ही आपका ऑप्शन जो है सही है। वो क्या है मेरे बच्चे? चार्ज। क्या है ये? चार्ज। यानी कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और एनर्जी पर कौन है? तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का कौन सा? सेकंड लॉ। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व्ड होते हैं बॉडी में, जो कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट 12th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता है ए 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस ए 10 ओम रेसिस्टर, द करंट इज 4.5 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज। कहता है आपका क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 वोल्ट का एक बैटरी है जो 10 ओम रेसिस्टर से, 10 ओम प्रतिरोध से क्या है वो जुड़ा हुआ है। 10 ओम प्रतिरोध से क्या है? जुड़ा हुआ है। फिर कहता है करंट भी उसमें सप्लाई किया गया है। तो करंट कितना सप्लाई किया गया मेरे बच्चे? 4.5 एम्पियर का करंट आपको क्या किया गया? उसमें सप्लाई किया गया है, दिया गया है। कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को जानना है। आइए इसको सीखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम में आते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी में आते हैं, नीट, जेई, मेडिकल किसी में भी आते हैं, एसएससी, रेलवे किसी में भी आते हैं, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं इसको। सबसे पहले बैटरी, बैटरी का सिंबल आप लोग जानते हैं। देखिए इस तरह का सिंबल होता है बैटरी का। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए में है 0, 1.1 ओम, सी में है 1.5 ओम, डी में है 0.5 ओम। आप देखिएगा ये बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी में हमेशा एक छोटा सा प्रतिरोध जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं स्मॉल आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। यही बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग, एक चैप्टर है, चैप्टर का एरिया जान लेते हैं कहाँ से आया गया है। तो एक डीसी सर्किट करके एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं सरल विद्युत परिपथ, एवं उसी में हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम, उसी में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को किरचॉफ के नियम को। तो उससे आपको दिया गया है। तो सीधे एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, इससे हम लोग निकालते हैं एक रिलेशन। उस समय बताते हैं रिलेशन जो है बैटरी का, जिसका ईएमएफ होता है ई, ठीक है। ईएमएफ कितना होता है? ई। ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और ई होता है, एक रिलेशन होता है वहाँ पर E/R प्लस आर। कैसे निकालते हैं? तो ओम के नियम से, सिंपल, I = V/R। तो बैटरी का ईएमएफ है ई और रेजिस्टेंस इसमें दो है, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको याद कर लें। इस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई देखिए आपका दिया हुआ है 4.5, ई आपका दिया हुआ है 50 वोल्ट,
कैपिटल आर आपका दिया हुआ है 4.5 और ये आपको निकालना है, यही आपका है। इसको आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो 4.5 इंटू आर 50/4.5 देख लीजिए, सॉरी ये दिया हुआ है आपका 10 ओम, नहीं ये आपका दिया हुआ है 10 ओम, ये 10 ओम दिया हुआ है ना, ये आपका ठीक है 4.5, ये आपका दिया हुआ है 10 ओम। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ऊपर चल गए ये है ना, काट दीजिए तो हो जाएगा ये आपका 100 और 9 × 5 = 45, यानी हो गया 100/9। अब ये 100/9 है, इधर 10 + r है तो r = हो जाएगा 100/9 और -10। r एलसीएम ले लीजिएगा, ये 9 ये 100 ये 90, इसलिए r = 90 10/9, यानी आ गया 1.14। ये आपका आंसर, यानी राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी। इस तरह से करके हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, अगर कोई बैटरी दिया हुआ है उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बाहरी रेजिस्टेंस है, करंट दिया हुआ है, इंटरनल पूछ रहा है, आपसे एक्सटर्नल भी पूछ सकता है, करंट भी पूछ सकता है। तो कहने का सेंस हो गया कि 1 2 3 4 में 3 आपका दिया रहेगा और एक आपको कहेगा निकालने के लिए। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके, गुना भाग करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज। कहता है कोई सेल है वो आइडियल है। आइडियल ऐसे तो मैं बच्चों को बता देता हूँ कि आइडियल करके कोई भी चीज़ होती नहीं है, यानी आइडियल का मतलब होगा कि 100% इफिशिएंसी। इसलिए कोई भी सेल आइडियल नहीं हो सकता है, कोई भी मोटर बाइक आइडियल नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर इंसान के बारे में कहें कि वो आइडियल है, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि रहित। उसी तरह से कोई भी सेल बनता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। तो सीधा इसका आंसर बताते हैं कि कोई भी आइडियल सेल है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है तो सीधे कहिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, 0। क्योंकि अगर बैटरी बना है तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें लगेगा ही लगेगा, वो धारा का यानी करंट का अपोज करेगा ही करेगा। तभी तो बैटरी कुछ लंबे समय चलने के बाद 3 साल 4 साल के बाद वो बैटरी धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म होती है और हम लोग नए रिप्लेसमेंट उसका करवाते हैं। तो आइडियल का मतलब होगा कि वो कभी ख़राब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो सीधा सा बात जान लें कि किसी भी आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। देखिए ऑप्शन में एक जगह 0 है आपका, यानी ए नंबर में 0 है, बी में 0.5 ओम, सी में 1.5 ओम, डी में 2 ओम। तो राइट आंसर कौन हो गया मेरे बच्चे, ए नंबर। राइट आंसर कौन हो गया, ए नंबर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपके साथ इस प्रकार से है। क्या कहता है मेरे बच्चे, कहता है गिवन फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे, फिगर आपका दिया हुआ है। देखिए ए फिगर दिया हुआ है। कहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया इसके समतुल्य से, इसके कुल से मतलब है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं कि फिगर क्या दिया हुआ है। देखिए फिगर आपके सामने है। देखिए ए फिगर है, ए से लेके बी तक एक वायर को इस तरह से जोड़ दिया गया है, इधर से भी वायर को जोड़ दिया गया है और 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। ये क्वेश्चंस बहुत बार एयरफोर्स वगैरह में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखेंगे है ना। अगर ये वायर को हम हटा दें, मान लें है ना, थोड़ा दिमाग पर सोचेंगे कि वायर वो नहीं लगा हुआ, ना ये वायर लगा हुआ और ना ही ये वायर लगा हुआ, तो सिंपली देखेंगे आप कि तीनों का तीनों जो है वो सीरीज में, आपको क्या दिखेगा मेरे बच्चे, तीनों का तीनों क्या दिखेगा, सीरीज में आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही इस पर वायर लगा दिए तो देखिए एक वायर जो है इधर से लगाए हुए हैं, एक वायर इधर से लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर एक गांठ बन गया, इधर एक गांठ बन गया और एक गांठ यहाँ पर बन गया। यानी कि ये तीनों वायर जो है अलग अलग अब हो गया है। तो अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये पैरेलल हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP, पी से पैरेलल, आर से रेजिस्टेंस, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 3 दिया हुआ है इसलिए तीनों का फॉर्मूला इसमें लगा दिए।
तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चे। 3 और ऊपर भी 3 हो गया 1/RP कट गया, कितना आ गया 1, यानी RP इजकल टू भी कितना हो गया मेरे बच्चे 1 ओम। अब ऑप्शन में देखेंगे 9 ओम, 6 ओम, 1 ओम, 0, यानी राइट आंसर आपका कौन हो गया सी। राइट आंसर कौन हो गया आपका सी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। कहता है गिवन फिगर, फिर आपका फिगर वाला ही आ गया। कहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज। अब फिगर आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन वही है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए और बी से एक वायर जुड़ा हुआ है 10 ओम का। उसके बाद जो है इधर एक वायर गया 5 ओम, इधर भी गया 5 ओम और इधर भी आया 5 ओम, और यहाँ से यहाँ एक वायर को जोड़ा है कितना 10 ओम का। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इधर से हम लोग चलेंगे, इधर से नहीं चलेंगे बच्चे, इधर से चलेंगे। देखिए ये वायर को पहले देखिए, इस वायर को देखिए, ये वायर सेम है दोनों, इसके बीच कोई भी गांठ नहीं है, सिर्फ वायर को ट्रायंगल करके मोड़ दिया गया है। यानी ये 5 ओम और ये 5 ओम क्या है सीरीज में। तो सीरीज वाला का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 ओम और 5 ओम आपका हो गया कितना हो 10 ओम हो गया, 10 ओम हो गया। अब इसके साथ देखिए एक वायर भी आ गया, तो ये वायर अलग हो गया और ये वायर अलग हो गया। तो 10 ओम और ये 10 ओम दोनों जो हो गया है वो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल अगर हम 10 ओम और 10 ओम करेंगे तो 10 ओम और 10 ओम आपका, अगर हम इसको पैरेलल करेंगे तो 10 ओम और 10 ओम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 5 ओम हो जाएगा। आप करके देखेंगे पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, है ना, 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया 5 ओम। अब 5 ओम और ये 5 ओम देखिएगा, ये दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो 5 ओम और 5 ओम कितना हो गया 10 ओम। अब ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ क्या हो जाएगा फिर मेरे बच्चे पैरेलल। क्या हो जाएगा पैरेलल। फिर 10 ओम और 10 ओम को पैरेलल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम। अब देखते हैं ऑप्शन में कि 5 ओम कहाँ पर है। तो पहला है 25 ओम, फिर है 35 ओम, फिर है 10 ओम और डी में है आपका 5 ओम। तो हम लोग इस तरह से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, जो कि अभी हम लोग निकाले हैं। कितना निकाले हैं मेरे बच्चे, तो निकला है आपका, है ना, 5 ओम, यानी राइट आंसर आपका कौन हो गया 5 ओम। फिर से एक बार इस तरह के क्वेश्चन को देख लें। 5 ओम 5 ओम 10 ओम, 10 ओम इसके साथ पैरेलल हो गया तो होगा 5 ओम। अब ये 5 ओम इस 5 ओम के साथ हो जाएगा सीरीज में तो हो जाएगा 10 ओम, और ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ हो जाएगा पैरेलल तो हो जाएगा 5 ओम, यानी राइट आंसर क्या हो गया आपका 5 ओम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कहता है 2 बॉडीज ऑफ मासेस MA एंड MB हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम इज। कह रहा है मेरे बच्चे दो बॉडीज है जिसका मास MA एंड MB आपका दिया हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो किसका, इसका मोमेंटम का। तो देखिए इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक चैप्टर कौन सा चैप्टर से दिया गया है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दिया गया है, यानी मोमेंटम चैप्टर से दिया गया है। तो इस मोमेंटम चैप्टर में आपका एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m। तो हमको मोमेंटम का निकालना है, इसलिए P² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m, और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर के ले लेते हैं, है ना। हमको निकालना है रेशियो इसका, तो P1²/P2², तो ये हो जाएगा 2ma, और काइनेटिक एनर्जी सेम है, डिवाइड बाई 2mb/k। 2 से 2 k से k कट गया, रूट चलाएगा इधर, यानी P1/P2 हो जाएगा √ma/mb। इसी को तोड़ के लिखा गया है, आप लिख सकते हैं इक्वल टू में ले सकते हैं मेरे बच्चे √ma/√mb, यानी आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा इसमें C। राइट आंसर क्या हो जाएगा C।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन नंबर 17 की ओर इस प्रकार से चलते हैं। देखिए कहता है ए बॉल 10 ग्राम हिट्स वर्टिकली ऑन द सरफेस एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड देन रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड। कॉन्टैक्ट टाइम विथ सरफेस इज 0.01 सेकेंड। The average force exerted on the surface is। ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है ए नंबर में 100 न्यूटन, बी नंबर में 10 न्यूटन, सी नंबर में 1 न्यूटन और डी नंबर में 0.1 न्यूटन। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए, है ना। क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है कि बॉल मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो मास को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लीजिए केजी में। तो 10 ग्राम को केजी में तो 10 का पावर -3 केजी, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। अब कहता है स्पीड इसका दिया हुआ है, वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, आप भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आपका दिया। अब कहता है सरफेस से जब टकराए तो रिबाउंड्स हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, है ना। तो डेल्टा पी इजकल टू होता है P2 माइनस P1। तो जब रिबाउंड होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अपोजिट, यानी आपका जुट जाएगा, यानी हो जाएगा P2 और माइनस माइनस प्लस P1, यानी हो जाएगा mv और प्लस mv हो गया 2mv, यानी कि मोमेंटम आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम, है ना। निकाल सकते हैं इसको, तो 2mv तो 2, अब मास हो गया 10 × 10 का पावर -3, अभी हो गया इतना, है ना। 10 के 100 × 10 का पावर -3, है ना। ये आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम। क्या निकल गया, चेंज इन मोमेंटम, है ना। चलिए ये हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। अब हम लोग इसके बाद कहता है निकालने के लिए क्या, फोर्स। तो फोर्स होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू भी, इससे भी निकाल सकते हैं m इंटू ए, या एक फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम इजकल टू एफ डी टी, इसलिए f इजकल टू तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डी टी ले लीजिए। और चेंज इन मोमेंटम आप निकाले हैं 100 × 10 का पावर 3 और समय आपका दिया हुआ है 0.01, है ना। इसको कर लीजिए ऊपर, तो दोनों हो जाएगा ऊपर 100, है ना। तो आपके पास बचेगा, है ना, 100 × 100 और नीचे हो गया 1000, काट लीजिए, बचेगा कितना आपके पास 10, यानी 10 न्यूटन आपके पास बचेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बी। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए डेल्टा पी इक्वल टू एफ डी टी का, ये फॉर्मूला होता है ना, मोमेंटम का। और f से डेल्टा पी बाई डी टी या डी पी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम डी पी ले सकते हैं, है ना, सेम है सेम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दीजिए वैल्यू, आ गया कितना 10 न्यूटन। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते थे आप, है ना, अल्टरनेटिव करके F इक्वल टू मास इंटू आइसोलेशन से भी आप निकाल सकते थे, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्या कहता है ध्यान से देखिए, कहता है ए फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम का ग्राफ। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स टाइम का ग्राफ क्या रहता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम। देखिए क्वेश्चन के अंत में यही रहेगा, फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी शोन इन फिगर चेंज इन मोमेंटम बिटवीन 0 and 8 सेकेंड इज। क्वेश्चंस आप देख लीजिए ध्यान से, है ना। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन में है ए में 0, बी में है 4 न्यूटन सेकेंड, सी में है 8 न्यूटन सेकेंड और डी में है 12 न्यूटन सेकेंड। देखिए एक ग्राफ वाला जो इस तरह का क्वेश्चन है, हम लोग क्या देखते हैं उसके डायरेक्शन पर, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है। देखिए -2 से +2, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग टाइम के बारे में टाइम को सीधा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते ही जाते हैं। लेकिन फोर्स यानी मोमेंटम आपका डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ से ये ग्राफ शुरू हुआ है और यहाँ पर ये आया है,
यानी यहाँ से गए नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव और फिर यहाँ से नेगेटिव, यानी ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम आपका जो आएगा है ना, यानी हो जाएगा एफ डी टी, डी पी ले लीजिए, माइनस एफ डी टी, यानी कि सेम वैल्यू आकर के आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 0। तो इस तरह के ग्राफ का हम लोग इस तरह से डायरेक्शन को देख करके बनाते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 को, जो अंतिम क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पोल स्ट्रेंथ यानी मैग्नेट में हम लोग पढ़ते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ को, है ना, मैग्नेट से दिया गया, मैग्नेट चैप्टर से दिया गया, पहला चैप्टर जिसको हम लोग मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इसको पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में जानते हैं, तो उसमें पोल स्ट्रेंथ आता है। पोल स्ट्रेंथ जाने बिना हम लोग मैग्नेट को नहीं सीख सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पोल स्ट्रेंथ जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पोल स्ट्रेंथ का हिंदी होता है मेरे बच्चे, हिंदी विद्यार्थियों के लिए ध्रुव प्राबल्य। पोल स्ट्रेंथ का हिंदी क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य। तो पोल स्ट्रेंथ जो है किस किस पर डिपेंड्स करता है, तो ध्यान से देखिएगा कि पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। पहला है क्रॉस सेक्शन, बी है नेचर, सी में है स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डी है ऑल। यानी पोल स्ट्रेंथ जो है वो क्रॉस सेक्शन, मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेट के नेचर पर भी डिपेंड करता है और मैग्नेट के स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किस तरह से इसको मैग्नेटाइज किया गया उस पर भी डिपेंड करता है। यानी ये तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी आंसर हो गया राइट इसका ऑल। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग 20 से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच बढ़िया से बढ़िया बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट एग्जाम से उठाए जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, वहाँ से लाने का आपका चेष्टा करेंगे, है ना, उसको ट्राई करेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, एंड तक देखते रहें। एंड तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से मनोज सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जूम ऐप पर मेरा लाइव क्लास भी आप लोग कीजिए और जो नहीं कर रहे बच्चे उसे ज्वाइन करें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।